Good afternoon, everyone. Myself Jayendra Sonwane, and today we are going to discuss about a very interesting topic in chemistry, that is oxidizing power of halogens. It is a very interesting concept, और अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे. इसीलिए अगले कुछ मिनट सिर्फ इधर फोकस करें. ठीक है. सो बेटा, व्हाट आर हेलोजेंस? हेलोजेंस क्या होते हैं? हेलोजेंस आर द ग्रुप 17 एलिमेंट. पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 एलिमेंट हैं वो कलेक्टिवली हेलोजेंस कहलाते हैं. कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. सही है. क्या आपको इनका एटॉमिक नंबर पता है? अगर नहीं पता तो पता रहना चाहिए बेटा, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 एंड एस्टेटाइन का होता है 85. अब आप लोग पूछेंगे कि सर आपको ये सारे एटॉमिक नंबर याद हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा, जब पीरियोडिक टेबल आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब उसके स्टार्टिंग में ही आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैजिक नंबर्स. याद है ना? और उसमें हमने ये सीखा था कि भाई किसी भी एलिमेंट का, जैसे अगर आप एक ग्रुप ले लें तो उसमें उनके एटॉमिक नंबर्स कैसे निकालें. तो अगर आपको वो चीज़ नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो में जाके वो चीज़ जरूर देखें. तो जैसे इनमें देखोगे तो ये कितने का डिफरेंस है? 8. फिर यहां से यहां आने पे 18, यहां से यहां आने पे 18 एंड आयोडीन से एस्टेटाइन आने पे 32. तो आपको कुछ मैजिक नंबर्स रिकॉल हो रहे होंगे, 8 8 18 18 32 32. तो ये वही चीज है. आगे बात समझ में? तो अब हमारा जो टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं इनके ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में. तो बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द टॉपिक, पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो इन अ केमिकल रिएक्शन, if one species is accepting electron from another species, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब खुद पे माइनस चार्ज एक्वायर कर रहा है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है. माइनस चार्ज एक्वायर करना मतलब खुद रिड्यूस होकर सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ. तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी कि इन chemical reaction, one element which is accepting the electrons from another element is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आगे बेटा बात समझ में? मतलब वो एलिमेंट जो किसी रिएक्शन में सामने वाले एलिमेंट से नेगेटिव चार्ज ले रहा है, खुद को रिड्यूस करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A2 प्लस 2B माइनस, इट गिव्स B2 प्लस 2A माइनस. तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो A2 है, ये जो एलिमेंट है, वो B से नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है और खुद रिड्यूस करके इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो ये खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ. आई बात समझ में बेटा? ठीक है. तो अब हम अगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई, जब आपने ओल्ड मूवीज देखा होगा ना, पुराने पिक्चर्स में एक सीन हर मूवी में कॉमन होता था. कौन सा? कि वो जो विलेन रहता था ना, वो वीकली मार्केट जाता था और छोटे दुकानदारों से पैसे लेता था. दैट हफ्ता काइंड ऑफ थिंग, पता होगा ना आप सभी को. तो भाई वो जो विलेन है, अगर उसका जितना ज्यादा खौफ होगा मार्केट में, जितना ज्यादा लोग उससे डरते होंगे ना, उतने इजीली उसको पैसे दे देते हैं. तो सेम कॉन्सेप्ट
सेम कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ भी, मतलब जो एलिमेंट सामने वाले एलिमेंट से जितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी रखता है ना, वो एलिमेंट उतना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आगे बात समझ में, जितना इजीली सामने वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है उतना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट। तो अब हम हेलोजेंस के केस में ना, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम 3 अलग अलग फैक्टर से जज करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं सर? तो पहला आपका रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दूसरा रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरा रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब एक एक करके, इतने बड़े बड़े टर्म्स तो बोल दिए सर आपने, अब एक एक करके इन टर्म्स को हम समझते हैं। तो पहला मैंने क्या कहा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो पहले हम इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझेंगे और फिर इसके एप्लीकेशन देखेंगे कि इनके यूज से हम कैसे हेलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बेटा नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ बॉन्ड टूट रहा होगा और उसमें कुछ एनर्जी एसोसिएट होगी, है ना? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break the bond between two atoms in a molecule। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही तो होगी हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सपोज ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ए टाइप का ये मॉलिक्यूल है, और मुझे इसके बीच ये जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। अब ब्रेक करना है तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वही होगी आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। करेक्ट है। अब जो सेकेंड टर्म था हमारा, क्या था सेकेंड टर्म? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर से नाम से कुछ कुछ चीजें तो क्लियर हो जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन आने में कुछ जो एनर्जी एसोसिएट होगी उसी से रिलेटेड कुछ कह रहा है। तो लेट मी टेल यू द डेफिनेशन फर्स्ट। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? एक न्यूट्रल एटम में जब भी हम इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी हमारी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बेटा समझते भी जाना लिखते भी जाना साथ साथ में, दी अमाउंट ऑफ एनर्जी released on adding an electron to a neutral atom। आई बात समझ में? अरे बोलो ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये रहा। इसके बाद हमारा था हाइड्रेशन एनर्जी, अब वो भी समझ लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है सर? हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, सो पहले डेफिनेशन समझते हैं। सो जब भी आप एक मोल ऑफ गैसियस एटम, किसी एलिमेंट के एक मोल ऑफ गैसियस एटम को पानी में डालेंगे तो उससे क्या होगा? एक एनर्जी रिलीज होगी, किसी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, और वही आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो हर एलिमेंट के केस में हाइड्रेशन एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि हर किसी की हाइड्रेशन पावर अलग अलग होगी ना। तो देखो डेफिनेशन इसका कुछ इस प्रकार रहेगा, एनर्जी
released when 1 mole of gaseous ion undergo हाइड्रेशन। ये जो प्रोसेस है इसे हाइड्रेशन कहते हैं। आगे बात समझ में, मतलब 1 मोल, देखना बेटा बात यहाँ पर 1 मोल की हो रही है, जो गैसियस आयन्स हैं, तो 1 मोल ऑफ गैसियस आयन अंडरगो हाइड्रेशन, तो जितनी एनर्जी उस समय रिलीज होगी वही होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये 3 फैक्टर आपको समझ में आ गए। इन्हीं के बेसिस पे हम ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस को समझने वाले हैं। तो जरा आप ये जो 2 हमारे फैक्टर है और ये जो तीसरा फैक्टर है, इसमें आप एक चीज अभी से याद रखो कि ये 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट तो हैं, बट डिसाइडिंग फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी रहेगा। अब वो क्यों रहेगा हम आगे समझेंगे। ये याद रखना, ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है बट ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। आई बात समझ में, डिसाइडिंग फैक्टर ये रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब हमारा आगे का डिस्कशन एक टेबल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस में जितनी जितनी एनर्जी एसोसिएट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब हेलोजेंस के केस में, तो ये सारी एनर्जी आपकी किलो जूल पर मोल में यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब मैं जा रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने। ठीक है, तो आप पहले एक चीज समझ ले, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, तो इनिशियली फ्लोरीन किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में, और F2 के फॉर्म में होगा ना, F2 के फॉर्म में इनिशियली प्रेजेंट होगा। और अगर मुझे F2 से F माइनस बनाना है, मींस फ्लोरीन से फ्लोरीन बनाना है, तो उसके लिए मुझे इन 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन से स्टेप सर? पहला रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कौन सा बॉन्ड? जो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है ना, F बॉन्ड, तो मुझे पहले उसे तोड़कर मोनो एटॉमिक के फॉर्म में लाना पड़ेगा, मींस फ्लोरीन एटम के फॉर्म में लाना पड़ेगा। और उसके बाद उसमें एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराना पड़ेगा। और जो हमारा तीसरा और फाइनल स्टेप रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब वो जो गैसियस आयन रहेगा उसे हम वाटर में डालेंगे और उससे कुछ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, और वही होगी हमारी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन के केस में, अब जैसे टॉप से बॉटम हम जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन से क्लोरीन जाने पर इंक्रीज हो रही है, एंड क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन जाने पर ये डिक्रीज हो रही है। ये तो गड़बड़ हो रही है यार, है ना सर, ये तो एक ट्रेंड फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर बेटा ये देखना कि क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन जाने पर ये चीज तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन के केस में ये बढ़ रहा है, मतलब कुछ तो वेरिएशन आ रहा है। अब वो वेरिएशन क्यों आ रहा है जरा समझना इस बात को। ये जो फ्लोरीन रहता है ना बेटा, फ्लोरीन बहुत छोटा छोटा एटम है, बहुत छोटा, तो उसमें ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा होते हैं। आप जरा इसको समझना, जैसे ये फ्लोरीन फ्लोरीन आपका बॉन्ड है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है, तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, तो जो बॉन्ड रहता है ना उसमें स्ट्रेन पैदा हो जाता है, स्ट्रेन मतलब खिंचाव, और स्ट्रेन पैदा होने के कारण उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। और वीक बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा इजी होता है ना, वीक बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा इजी होता है। वहीं अगर हम क्लोरीन क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से तो बड़ा ही होता है, इसलिए उसमें कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता, इसलिए इसका बॉन्ड फ्लोरीन फ्लोरीन के बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर रहता है। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, किसके? क्लोरीन के मुकाबले। आगे बात समझ में? ठीक है सर। और जैसे हम क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन जाते हैं, मतलब टॉप से बॉटम हम जब जाते हैं, तो आप देखेंगे लगातार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होते जाती है। और वो कम क्यों हो रही है, कोई बताना चाहेगा? सर हमको पता है कि भाई टॉप से बॉटम जाने पे हमारे पीरियड्स ऐड होते जाते हैं, तो साइज बढ़ते जाता है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो रिपल्शन कम होते जाएगा, और जब साइज बढ़ता है तो उनका बीच का जो बॉन्ड रहता है वो वीक होते जाता है। और सर वीक बॉन्ड है तो उसे तोड़ना तो बहुत आसान होगा, इसीलिए टॉप से बॉटम जाने पे हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होते जाती है। आई इतनी बात समझ में? तो पहला चीज हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देख लिया।
सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था कि जब हम F2 को F बनाएंगे मीन्स मोनो एटम के फॉर्म में लाएंगे, तो अब मोनो एटम के फॉर्म में लाने के बाद इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, मीन्स किसी रिएक्शन में किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेगा ना, वही चीज तो यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब देखना फ्लोरीन के केस में ये कितना है, -328 किलो जूल पर मोल। शुरू में ही बताया था आपको, ये सारी वैल्यूज किलो मोल पे लिखी हुई है। अच्छा, एक चीज आप याद रखना, ये सारी टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये टेबल बस आपको ये जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया है। आपको चीजें समझना है बेटा कि कैसे काम कर रही हैं, ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो फिर से देखना, फ्लोरीन के केस में -328 किलो जूल पर मोल। अच्छा मुझे एक बात बताना, ये जो है ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसका क्या मतलब होता है? तो आपको शुरू में बताया गया होगा कि जब भी हम एनर्जी को माइनस में लिख रहे हैं उसका ये मतलब होता है कि किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर रिलीज हो रही है तो ये माइनस में है, और अगर हमें एनर्जी देना पड़ रहा है उस रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, अगर हमें एनर्जी देना पड़ रहा है तो हम उसे प्लस में डिनोट करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब टॉप से बॉटम हम जा रहे हैं तो फ्लोरीन से क्लोरीन जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, पर वहीं क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन जाने पर ये लगातार कम हो रही है। सर फिर वही वेरिएशन दिख रहा है, तो ये वेरिएशन का भी रीजन वही है कि जब फ्लोरीन के केस में रहता है, फ्लोरीन बहुत छोटा एलिमेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। लेकिन क्लोरीन के केस में, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में जब भी एक इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं, कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम जाएंगे, क्लोरीन के केस में ज्यादा एनर्जी रहेगी, ह्यूज एनर्जी क्लोरीन के केस में रहेगी फ्लोरीन के कंपैरिजन में, और टॉप से बॉटम जाने पे ये एनर्जी लगातार घटते जाती है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जो बात है हाइड्रेशन एनर्जी, सबसे शुरू में आपसे ये बताया गया था कि हाइड्रेशन एनर्जी हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। तो अब जरा देखना, फ्लोरीन के केस में ये है 506 किलो जूल पर मोल, वहीं क्लोरीन के केस में 364। सर इतना ड्रास्टिक चेंज, और आगे देखते हैं। इसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन, तो बहुत ज्यादा एनर्जी गैप का डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है यार, मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन में इतना क्यों डिफरेंस है सर? तो आपको स्टार्टिंग में ही जब मैंने बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एन अंडरगो हाइड्रेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्लोरीन के केस में जब 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयन F माइनस आयन जब पानी में जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग के वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, F माइनस सराउंडिंग के वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एंड जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो फ्लोरीन जो फ्लोराइड आयन हमारा रहता है, फ्लोराइड आयन, तो इसका अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज्यादा रहता है, आपको पता है ना, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो वो क्या करता है, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचता है फ्लोराइड आयन, और उससे क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए फ्लोरीन के केस में ये 506 है, -506 किलो जूल पर मोल है। पर वहीं क्लोरीन के केस में जैसे हम टॉप से बॉटम जाएंगे सर साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने से अट्रैक्शन पावर थोड़ा तो कम होता है ना, और जैसे जैसे हम साइज इंक्रीज होगा अट्रैक्शन पावर कम होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब एनर्जी रिलीज भी कम होगा। तो यही यहाँ पे ये हो रहा है कि एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, सर इसमें कोई वेरिएशन नहीं दिख पा रहा है, इसीलिए हमारा डिसाइडिंग फैक्टर भी हो जाएगा। अब जरा एक नजर हम टोटल एनर्जी पे डालते हैं, मतलब इस सारी रिएक्शन में जितनी भी एनर्जी एसोसिएट है हम उस की बात करते हैं। तो टोटल एनर्जी इसमें 755 किलो जूल पर मोल है, इसमें -592, इसमें -547, एंड इसमें -481। मींस टॉप से बॉटम जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी लगातार कम हो रही है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। आ रही बात समझ में, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। और इस केस में हम ये इजीली बोल सकते हैं कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, और टॉप से बॉटम जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर लगातार रिड्यूस होगा हेलोजन के केस में। क्या कह रहा हूं मैं कि टॉप टू बॉटम
ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूस होती है हेलोजेंस के केस में। इतनी बात आपको आई समझ में? ठीक है, तो बेटा सिर्फ हेलोजन ही नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? हमने इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पे ये जज किया कि सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। अब ये तो एक बात हो गई। अब एक मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, सुन के मजा आएगा। देखना, ये जो फ्लोरीन है वो क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसकी इतनी पावर होती है कि ये फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, जैसे ये फ्लोरीन है हमारा F2 प्लस, अगर इसके सामने क्लोराइड आयन आ गया तो ये इसे ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली ब्रोमीन के साथ भी करेगा, सिमिलरली आयोडीन के साथ भी करेगा, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर इन सबसे ज्यादा होती है। ठीक वैसे ही क्लोरीन जो रहेगा वो ब्रोमाइड और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, और जो ब्रोमीन रहेगा वो सिर्फ आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखेगा। इतनी बात आई समझ में? तो भाई क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करने का तो हमारे पास फंडा मिल गया, कौन? फ्लोरीन। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर मुझे फ्लोराइड आयन को, मतलब F- को मुझे F2 में कन्वर्ट करना है, फ्लोराइड आयन से मुझे फ्लोरीन बनाना है, तो ये कैसे होगा सर? भाई फ्लोरीन से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमारे पास नहीं है, तो क्या सर ये इम्पॉसिबल रिएक्शन है? बेटा इट इज नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन ये शेर के मुंह से हड्डी छीनने के बराबर है, मतलब बहुत मुश्किल है। अब आप ये F- को ऐसे समझें कि ये शेर है और उसके मुंह में ये माइनस चार्ज क्या है? हड्डी है। ठीक है, अब मुझे जाना है और शेर के मुंह से हड्डी खींचना है। कहने का मतलब फ्लोराइड के मुंह से माइनस चार्ज मुझे खींचना है। तो अब जरा आप विजुअलाइज करके देखना कि अगर शेर के मुंह से हड्डी में खींचने जाऊंगा तो इतने इजीली तो नहीं देगा ना, वो शेर है भाई। और अगर धोखे से उसने दे भी दिया तो वो मेरी हड्डी चबा जाएगा। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट इससे माइनस चार्ज लेने की कोशिश करेगा तो ये तो खुद रिड्यूस होगा, और अगर इसने अपना माइनस चार्ज दे दिया तो उससे माइनस चार्ज ले लेगा। तो सर अब कैसे किया जाए? तो एक चीज होती है, अगर आप जरा सोच के देखना, अगर मैं अपने हाथों में ऐसे करंट कैरिंग वायर लेके चलूं, है ना, जिसमें बिल्कुल एकदम करंट चल रहा है, और जाके मैं शेर को करंट लगा दूं, तो जब भी शेर को करंट लगेगा तो वो अपने मुंह से हड्डी बाहर निकालेगा और मैं हड्डी पकड़ा और भाग गया। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या है कि ये जो फ्लोराइड आयन है, ये जो फ्लोराइड आयन है, अगर मैं इसे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर उतनी एनर्जी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से दूं, एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस से उतनी एनर्जी इसे दूं तो इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इनटू फ्लोरीन। आ गई बात समझ में? सो फ्लोराइड से फ्लोरीन बनना पॉसिबल है, और प्रोसेस का नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो, अरे बोलो ना, लाइसिस, ये रहेगा आपका प्रोसेस का नाम, फ्लोराइड से फ्लोरीन बनाने की। ठीक है, सो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड ऑल द बेस्ट, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।